हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 14 में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ उसके आंसर भी कराएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। दूसरा ऑप्शन है द्विदिशीय होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि तीन दिशीय होता है और चौथा ऑप्शन दिया गया है क्या, चार दिशीय होता है। तो देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो या ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए किसी भी इकोसिस्टम में या पारिस्थितिक तंत्र में जो एनर्जी का प्रमुख स्रोत होता है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सौर ऊर्जा, दूसरा है भोज्य पदार्थ, तीसरा है हरे पौधे और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा है वो सबसे पहले उसका प्रमुख स्रोत कौन होता है, सूर्य होता है। यानी सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है वो प्राथमिक ऊर्जा मानी जाती है और इसी सौर ऊर्जा के बाद इसी सौर ऊर्जा को फिर जो है उत्पादक या प्रोड्यूसर जो है एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो एनर्जी का स्रोत है वो क्या है, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। चलिए नेक्स्ट है कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए जो इकोसिस्टम टर्म है या हम कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था। एजी टेंसले इनका पूरा नाम है। तो एजी टेंसले ने सबसे पहले 1935 में लगभग इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो है सबसे पहले उपयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड बनेगा। देखिए किसी भी वृक्ष में जो जीव संख्या का पिरामिड है तो वृक्ष में यदि हम जीव संख्या की पिरामिड करें तो देखिए चूंकि वृक्ष जो है क्या होता है, भार में तो ज्यादा होता है लेकिन जीव संख्या क्या होती है इनकी कम होती है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो जीवों की संख्या जो है क्रमशः बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से जो किसी भी वृक्ष का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जीव संख्या का पिरामिड जो है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वहीं यदि वृक्ष में जीव भार का पिरामिड पूछा जाए तो फिर सीधा बनेगा। लेकिन यदि वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में यदि जीव संख्या का पिरामिड है तो वो हमेशा उल्टा बनेगा। लेकिन जीव भार का कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि झील के पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है। अब देखिए पूछा गया झील में, यानी जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव भार है उसका पिरामिड कैसा होता है। तो देखिए जलीय तंत्र में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो जैव भार होता है यानी बायोमास जो है इसका पिरामिड जो है हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। क्योंकि तालाब में जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं इनकी संख्या तो ज्यादा होती है लेकिन इनका भार क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ताओं की ओर जाते जाते हैं उनके संख्या में तो कमी आती जाती है लेकिन आकार में क्या होती जाती है, उनके वजन में या हम कह सकते हैं भार में वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार से पिरामिड जो है कैसा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है। अगला है दो विभिन्न समुदायों के बीच उपस्थित वानस्पतिक समूह को कहते हैं। तो देखिए दो विभिन्न समुदायों के बीच यदि उपस्थित वानस्पतिक समूह है तो आपस में दो समूहों के बीच उपस्थित जो वानस्पतिक समूह है उसको हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक जाति के पारिस्थितिक अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर एक जाति के पारिस्थितिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं या इसको हम हिंदी में स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। तो जब पर्टिकुलर किसी एक जाति के जीवों का पारिस्थितिक अध्ययन किया जाता है उसको हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। देखिए कोई भी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जो है कहां से प्रारंभ होती है, श्वसन से होती है। पहला ऑप्शन क्या है, श्वसन से होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण से। तीसरा ऑप्शन है कि अपघटन से प्राप्त होती है और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। तो देखिए कोई भी जो खाद्य श्रृंखला है वो कैसे प्रारंभ होगी, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू प्रारंभ होगी। जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे जो है भोजन बनाएंगे, सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से या फोटोसिंथेसिस से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड है
वो कैसे बनता है? तो किसी भी वन पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। और यही नहीं, केवल पर्टिकुलर यदि हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का पिरामिड चाहे वो झीलों में हो या तालाबों में हो या घास के मैदान में हो, हर जगह हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। और ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर आपके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य होता है, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है उत्पादक या प्रोड्यूसर, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है शाकाहारी या हार्बिवोर्स, चौथा है सर्वाहारी। तो देखिए जो मानव होता है वो सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, यानी वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी का भी भक्षण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की, सौर ऊर्जा जो है उसका संरक्षण होता है, किसके थ्रू होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि उत्पादकों के द्वारा होता है, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कि अपघटनकर्ताओं के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए उत्पादकों के द्वारा होता है, क्योंकि कोई भी हरे पौधे जो हैं वो उत्पादक का काम करते हैं, और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में जो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा होती है उसको हरे पौधे ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसे एनर्जी जो है अब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो सूर्य की सौर ऊर्जा है उसका संरक्षण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादकों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप अनुक्रमण की स्थायी अवस्था कहलाती है। देखिए पादप अनुक्रमण की स्थायी अवस्था क्या कहलाती है? तो किसी भी पादप अनुक्रमण की जो स्थायी अवस्था होती है वो चरम समुदाय कहलाती है। क्या कहलाती है? चरम समुदाय कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरम अवस्था पाई जाती है अनुक्रमण के। देखिए चरम अवस्था जो होती है यानी जो स्थायी अवस्था होती है वो कब पाई जाती है? तो अनुक्रमण के पहला है कि प्रारंभ में, दूसरा ऑप्शन है कि मध्य में अनुक्रमण के, और तीसरा ऑप्शन है अनुक्रमण के अंत में, और चौथा ऑप्शन है कि उपर्युक्त में से सभी, यानी इनमें से सभी। तो देखिए जो चरम अवस्था होती है वो किसी भी अनुक्रमण के कहां पाई जाती है? अंत में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? देखिए किसी भी खाद्य श्रृंखला में यदि हम बात करें या फूड चेन में तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? आपको यहां पे ये ध्यान में रखना है, चूंकि उत्पादकों की संख्या भी ज्यादा होती है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता, और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, और चौथा ऑप्शन है अपघटक। तो देखिए चूंकि उत्पादकों की संख्या भी, यदि हम घास के मैदान में जाएं तो घास के मैदान में जो ग्रास या घासें होती है उनकी संख्या काफी होती है, लेकिन यदि हम ओवरऑल देखें तो जो अपघटक होते हैं इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो अपघटक होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि होते हैं, तो इनकी संख्या जो है सर्वाधिक होती है, यानी जो अपघटक होते हैं इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादप समुदाय के क्रमिक विकास को कहते हैं। देखिए पादप समुदाय का यदि क्रमिक विकास होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया अनुक्रमण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसको बना लीजिएगा। तो जो अनुक्रमण है या सक्सेशन जो है ये किसी भी पादप समुदाय के की जो क्रमिक विकास होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। तो बेसिकली पादप समुदाय का एक क्रमशः जो विकास होता है वो वही क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी अनुक्रमण को प्रारंभ करने वाले पौधों को कहते हैं। तो किसी अनुक्रमण को प्रारंभ करने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? तो हम इनको पूर्वगामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल क्रमक प्रारंभ होता है। अब चूंकि जल क्रमक है तो जल क्रमक जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है कि जल क्रमक किसमें प्रारंभ होता है? तो जल से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुक्रमक प्रारंभ होता है। देखिए मरुक्रमक कहां से प्रारंभ होता है? तो पहला ऑप्शन है जल से, दूसरा ऑप्शन है नग्न चट्टान से, तीसरा ऑप्शन है दलदल से, और चौथा उपरोक्त सभी से। तो देखिए जो मरुक्रमक होते हैं इनकी अवस्था कहां से प्रारंभ होती है? नग्न चट्टानों से प्रारंभ होते हैं। कहां से प्रारंभ होते हैं? नग्न चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेतीली भूमि से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण कहलाता है। तो रेतीली भूमि से प्रारंभ होने वाला जो अनुक्रमण होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सैमोसियर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं? तो किसी भी इकोसिस्टम या परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन होती है ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है।
देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 10% होता है, दूसरा है 5%, तीसरा है 15% और चौथा है 20%। तो देखिए किसी भी जो परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषक स्तर होते हैं उनमें एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो एनर्जी का प्रवाह होता है वो कैसा होता है, 10% होता है। क्योंकि 10% नियम जो लिंडेमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था, उन्होंने क्या बताया था कि जो एनर्जी होती है तो उसका 90% भाग जो है कोई भी पर्टिकुलर, चाहे वो उत्पादक हो या उपभोक्ता हो, अपना 90% भाग जो स्वयं के श्वसन या जैविक क्रियाओं में खर्च कर लेते हैं और जो बाकी 10% एनर्जी बचती है वो अगले की ओर ट्रांसफर होता जाता है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है कि फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स कैसे होते हैं, तो ये हमेशा स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि किसी भी तालाब परितंत्र में फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका जैव भार सर्वाधिक होता है। तो आपको बताना है इनमें से किसका जैव भार सर्वाधिक होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है तालाब परितंत्र, दूसरा है झील परितंत्र, तीसरा है घास के मैदान का परितंत्र और चौथा है वन परितंत्र। तो देखिए वो जो वन परितंत्र होता है, क्योंकि वन परितंत्र में जो वृक्ष वगैरह होते हैं इनका भार जो है ज्यादा होता है, तो चूंकि वन परितंत्र जो है इसका जैव भार सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष रहित वायोम है। देखिए वृक्ष रहित वायोम कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा। टुंड्रा जो है दोस्तों ये वृक्ष रहित वायोम है, क्योंकि इनमें वृक्ष जो है इनमें नहीं पाया जाता है। ये एक ऐसा वायोम समुदाय है जिसमें कि वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बड़े, या हम कह सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि बड़े पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं। तो देखिए बड़े पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं, एक साथ इनको हम जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो स्थिरता होती है उसको क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की जो स्थिरता होती है उसको हम सम स्थिरता कहते हैं, क्योंकि जब स्थिर समान रूप से बन जाती है तो उसको हम सम स्थिरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण से कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन की जो क्रिया होती है ये खाद्य श्रृंखला से ही स्टार्ट हो जाती है और फिर उपभोक्ताओं से होते हुए अब घटक तक जाके संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुल्ट। हुल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1885 में सबसे पहले अनुक्रमण शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने के कारण निर्मित संरचना को क्या कहते हैं। तो देखिए बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ जाती है तो उनके जुड़ने के कारण एक निर्मित संरचना जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब, या हम उसको खाद्य जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र में कवक तथा जीवाणु क्या कहलाते हैं। किसी भी परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में जो कवक होते हैं और जीवाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया। तो ऊर्जा का जो 10% नियम है इसको किसने दिया, लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और उन्होंने बताया कि हर एक स्टेप में एनर्जी जो है 10% एनर्जी जो है एक रूप से एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, यानी पहले पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो एनर्जी होती है 10% जो है स्थानांतरित होती जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, या बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रिकारी बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 14 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।